सर This वो conference will now be पढ़ा रहे थे recorded. आप। क्या पढ़ा रहे थे? एमसीक्यूज। जी, पेज नंबर बताएं। लेट्स स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाह करें। कहाँ पे थे? सर एक मिनट बुक उठा लो। 56 की होगा नहीं। देखें देखें। सर 60। हाँ 60। जी ओके 60। हाँ इसमें देखें ये जो है ये चैप्टर 2 के कुछ स्टफ आ गया इसमें। ओके मैं लेक्चर ले रहा हूँ, लेक्चर लेके बात करता हूँ। ठीक है ओके। पेज नंबर 60 and question number 50. Page number 60. Question number 50. Okay. वो कह रहे हैं the functions of an effective system of internal communication network include all except. कहता है इंटरनल कम्युनिकेशन का कोई इफेक्टिव सिस्टम है तो उसमें सब कुछ होगा स्वाय फलांग के। A is disseminate information. दूसरा कहता है encourage teams effort amongst employees. तीसरा कह रहा है डायरेक्ट कम्युनिकेशन टू concerned individuals. चौथे में कह रहे हैं सिलेक्ट अप्रोप्रिएट चैनल्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब आप देख लें इसमें 50 है हमारा जी। तो कहते हैं इसमें कौन सी चीज जो है वो इफेक्टिव इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए जरूरी नहीं है। ए है इंफॉर्मेशन को फैलाना है, टीम को इनकरेज करना, टीम एफर्ट को, ये भी ठीक है, और कम्युनिकेशन को मतलब भिजवाना जो भी मुतलका लोग हैं। ये ABC तो बन रहा है कि नहीं बन रहा? क्या कहते हैं इफेक्टिव इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए क्या ऐसी चीज नहीं चाहिए? तो पहली तीन तो चाहिए ना, इंफॉर्मेशन फैलाना, टीम एफर्ट को एनकरेज करना और मुतलका लोगों तक कम्युनिकेट करना। ये तो ठीक है। डी को देखें, डी में क्या कह रहा है? सिलेक्ट अप्रोप्रिएट चैनल्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। जी ये बात है कि नहीं है? Select appropriate channels of informal communication. अब इंटरनल कम्युनिकेशन इफेक्टिव भी हो सकता है, जो है फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है ना? तो अब ये तो सब कुछ ही हो रहा है, तो एक्सेप्ट कौन सा? जी क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये था कि इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन नेटवर्क में सब कुछ होता है स्वाय फलांग के। इंफॉर्मेशन फैलाना उसका मकसद है, टीम एफर्ट इनकरेज करना, कम्युनिकेशन को करना, सिलेक्ट अप्रोप्रिएट चैनल्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। डी को हम कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं, जरा गौर करें। जी डी कैन बी द आंसर और नॉट, जरा बताएं मुझे। देखें ना यार, क्वेश्चन ये है कि इफेक्टिव इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए जो है क्या सिलसिला होगा। उसका मतलब कहता है उसका फलां फलां काम है, इंफॉर्मेशन को फैलाना, टीम एफर्ट को इनकरेज करना, मुतलका लोगों को पहुंचाना, ये उसके फंक्शंस तो हैं। डी में थोड़ी सी बात, वो फंक्शन तो नहीं बन रहा ना। सिलेक्ट अप्रोप्रिएट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो आउट ऑफ द गिवन हम डी को ही कंसिडर कर सकते हैं, बाकी तो 100% है। सर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सर कोई भी चैनल या कम्युनिकेशन के लिए वो भी जरूरी होता है? नहीं, लेकिन ये अप्रोप्रिएट चैनल ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के तो अप्रोप्रिएट चैनल्स होते ही नहीं है ना। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तो वैसे ही होता है, वो तो फॉर्मल के लिए अप्रोप्रिएट चैनल। तो आउट ऑफ द गिवन इट कैन बी कंसीडर्ड। आगे, हु आर द स्टेक होल्डर्स इन अ बिजनेस? कहते हैं स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं? आपका चैप्टर 2 है, ठीक है। स्टेक होल्डर्स मैंने आपको बताया था कि स्टेक होल्डर्स वो लोग हैं
जिनकी कोई चीज स्टेक पे है, स्टेक का मतलब है खतरा, ठीक है, रिस्क। लेकिन यहाँ इससे हम मुराद लेते हैं स्टेक होल्डर्स आर दोज राइट पर्सन हु हैव सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिनकी किसी बिजनेस में इंटरेस्ट शामिल है। तो स्टेक होल्डर्स का दायरा बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। जैसे बिजनेस मसलन मुल्क में कारोबार ना हो रहा हो तो एक लिहाज से हम सारे स्टेक होल्डर्स हैं, सारे मुतासर होते हैं। और एक दूसरी चीज इससे मिलती जुलती सी वो थी शेयर होल्डर्स, ठीक है। शेयर होल्डर्स का ये जो कि अपने आगे इसमें जी एक होते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स तो आपको पता है कि वो लोग हैं जो कि टेक्निकली जो भी होता है वो हमें आइडिया नहीं है, लेकिन जिन लोगों के किसी कंपनी के शेयर्स होते हैं, ठीक। तो आमतौर पर वो आपसे ये पूछता है कि दायरा ज्यादा बड़ा किसका है, स्टेक होल्डर्स का कि शेयर होल्डर। तो ज़ाहिर स्टेक होल्डर ज्यादा होते हैं, शेयर होल्डर तो गिने चुने लोग होते हैं who hold the shares of different companies, ओके। जो यहाँ वो जो क्या शेयर कह रहा है कि जो शेयर होल्डर होते हैं बेसिकली वो भी स्टेक होल्डर ही होते हैं। हाँ, शेयर होल्डर स्टेक होल्डर्स होते हैं, लेकिन स्टेक होल्डर्स के लिए लाजमी नहीं कोई शेयर होल्डर हो। जी सर, ये तो है क्योंकि स्टेक में सब आ ये जाते जो हैं। मुझे ये मतलब अकाउंटिंग वगैरह की बातें भारत, तो इसमें ओवरऑल ये कह रहा है कि उसमें बिजनेस में कहते हैं स्टेक होल्डर्स कौन है, यानी कि कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से ग्रुप्स हैं जिनकी एक लिहाज से किसी अंदाज से इंटरेस्ट शामिल होती है उस बिजनेस में। गवर्नमेंट एंड एजेंसीज, ट्रेडिंग पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियन और ऑल ऑफ द अबव। जी, ये बड़ा सिंपल सा है कि गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं वो तो सारे स्टेक होल्डर्स हैं। ट्रेडिंग पार्टनर्स जो हैं आपके वो भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं। किसी कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं या मैनेजर्स हैं या मुलाजमीन हैं या ट्रेड यूनियन है, ये सब स्टेक होल्डर्स में तो आते ही हैं ना, कि नहीं। भाई जितने भी लोग जिनका कोई ना कोई लिंक बनता है किसी अंदाज से, ऑल ऑफ देम आर स्टेक होल्डर्स। तो आपने शायद पढ़ा ही होगा, ये हमारा काम नहीं है। कुछ इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं, इस तरह का चक्कर होता है कि जो कंपनी के अंदर के लोग हैं वो इंटरनल हैं और जो कंपनी से बाहर के हैं वो एक्सटर्नल है। तो यहाँ आप फिर आंसर हमारा क्या बना, डी बन रहा है कि नहीं बन रहा, ऑल ऑफ द अबव। यस। हाँ भाई देखो ना, गवर्नमेंट की इंटरेस्ट ज्यादा शामिल होती है, आपके साथ भी पार्टनर है ट्रेड जिसके साथ कर रहे हैं उसकी इंटरेस्ट है, वो भी है, कंपनी का डायरेक्टर है। इसमें सिर्फ ये है कि कुछ इंटरनल वो कह रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल है, ठीक है। ये हमारी से नहीं है, एक सिंपल का टीचर से पूछे। इंटरनल पर यही हमें समझ आती है कि इंटरनल स्टेक होल्डर्स वो हैं जो कि कंपनी के अंदर के लोग हैं और उनकी कोई इंटरेस्ट शामिल है, और एक्सटर्नल जो है कि बाहर के, फर्ज किया गवर्नमेंट का कोई इदारा है जी। तो इसमें आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। आगे ये जो पेपर का पक्का क्वेश्चन आ गया, ये एक दो नंबर का उन्होंने पूछना ही पूछना है। जैसे हमने कहा था कि लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन बात की थी, या मैंने कहा था कि लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन कह लें या लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कह लें या लेवल्स ऑफ प्लानिंग कह लें, तो बात हुई थी, याद पड़ता है। तो मैंने कहा तो तीन तरह के, मतलब देयर थ्री लेवल्स, तीन लेवल्स हैं इंफॉर्मेशन के, या तीन तरह की प्लानिंग होती है, ये तीन लेवल्स हैं मैनेजमेंट के। तो हमने कहा था एक स्ट्रेटेजिक होता है, एक टैक्टिकल होता है, ये हमने बात की थी, टैक्टिकल्स, TATICAL, और एक है ऑपरेशनल। ये तीन लेवल्स हैं इंफॉर्मेशन के, ये तीन लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, ये तीन लेवल्स हैं प्लानिंग के, जो मर्जी नाम ले लें इसको। तो आपको बताया था कि स्ट्रेटेजिक में क्या है, स्ट्रेटेजिक होती है ऊपर के लेवल की, इसका ताल्लुक किससे होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ताल्लुक किससे होता है, टॉप मैनेजमेंट से इसका ताल्लुक होता है। ऊपर वाले लोग जो भी प्लानिंग करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, वो उसमें आती है, किसमें, स्ट्रेटेजिक, टॉप मैनेजमेंट। एक बात और, इसमें हमने क्या कहा था, हमने कहा कि ये हमेशा लॉन्ग टर्म होती है, ठीक है। तो याद पड़ रहा है, कहाँ पड़ रहा है, ये लॉन्ग टर्म होती है, लंबे अरसे के लिए होती है, कि 2 से 5 साल तकरीबन का अरसा जो है वो लॉन्ग टर्म में आता है, 5 years। इस तरह का पैटर्न बनता है।
टैक्टिकल की हमने थोड़ी सी बात की थी कि ये थोड़ा सा इसका लेवल नीचे का होता है, इसका ताल्लुक किससे है, मिडिल मैनेजमेंट, जो दरमियान के लोग हैं, टॉप के नहीं बल्कि मैनेजर वगैरह, और इनका काम क्या होता है मैनेजमेंट का, इनका बुनियादी काम होता है फैसले करना नहीं बल्कि फैसलों को, मतलब ये है कि इम्प्लीमेंटेशन इनका काम होता है कि जो फैसला फर्ज के लिए उस पर जो अमल करते हैं वो आमतौर पर ये लोग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। दो बातें होगी। उस पर तीसरी हमने बात की थी कि जाहिर शॉर्ट टर्म होती है, इसका असर इतना ज्यादा नहीं होता। सारी बातें की हैं अगर आप याद करें, ये शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म से मुराद समझ लें 6 महीने, साल है, 6 मंथ कह लें, 1 साल कह लें, ये शॉर्ट टर्म में है। और ऑपरेशनल का आपको बताया था कि इसका ताल्लुक किससे है, रोजाना के कामों से, डे टू डे एक्टिविटीज, रोजाना के जो आपके छोटे मोटे काम करने हैं, डे टू डे एक्टिविटीज, यानी कि आज क्या करना है, ये 2 दिन में क्या करना है, ये हफ्ते में क्या करना है, ये सारे इसी में है, डे टू डे एक्टिविटीज, ये इसका थीम। और जाहिर है ये अगर ये शॉर्ट टर्म में तो ये बिल्कुल ही, ये तो शॉर्ट टर्म में भी मजीद नीचे आ जाएगी। ठीक है, शॉर्ट टर्म होगी लेकिन इसका असर बिल्कुल ही थोड़ा होगा, कुछ दिन हो गए, हफ्ता 2 हो गए, थिंग लाइक दैट। ये पॉइंट समझ आ रहा है? अब इसकी ये हमने पहले बात की थी अगर आप याद करें, बातों में बातें कराया था, तो ये थोड़ा सा चलो मैंने कहा रीस्केच कर लें उसको। तो आप देखिए इसमें वो कह रहा है कि स्ट्रेटेजिक लेवल इंफॉर्मेशन इज useful to the most senior employees and assist long-term decision making. B में कह रहा है useful to the middle level of management, consider short-term issues. और C में कह रहा है relevant to production staff in day-to-day activities. सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह सवाल में से पूछता है वो पेपर में। तो अब वो कह रहा है स्ट्रेटेजिक लेवल इंफॉर्मेशन या स्ट्रेटेजिक लेवल प्लानिंग कह लें, या स्ट्रेटेजिक जो है डिसीजन मेकिंग कह लें, जो भी कह लें, मतलब नाम उसको जो मर्जी दे। तो कहता है ये बताएं इसमें कौन सी बात जो है 52 है ना हमारा, सही है, ए पे गौर करें। कहता है कि ए में अगर यूजफुल टू मोस्ट सीनियर एम्प्लॉयज यानी कि टॉप मैनेजमेंट एंड असिस्ट लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, और इसका मतलब लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग से, तो ये आंसर लग रहा है। ठीक सर, यही है। बाकी आप देख लें बी को, जो बी में वो कह रहा है यूजफुल टू द मिडिल मैनेजमेंट और शॉर्ट टर्म, ये तो होगी टैक्टिकल, डी टैक्टिकल है। सी को देखें रेलेवेंट टू प्रोडक्शन स्टाफ डे टू डे एक्टिविटीज, ये कहते हैं रूटीन की जो एक्टिविटीज है, रूटीन के काम में। सी जो है ये ऑपरेशनल हो गया, तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या बना, ए। ए ही में वो स्ट्रेटजी की सी डेफिनेशन दे रहा है ना, ये ऑप्शन ए है, वो ऑप्शन ए या बी किधर से हो गया भाई? ए बनती है ना, क्या हो गया? ओ सर, ए ही है पॉइंट नहीं समझ रहे हो सर जी, वो ना बेसिकली नीचे वाला का मैंने देखा अपनी बकवास की। आप लोग ना बस मस्त हो सारे, सुबह सुबह खाली पेट सिगरेट पिया करो तो आपका दिमाग काम करे। सर, कौन सा लेकिन बता रहे स्ट्रेटेजिक हैं? लेवल पे मैंने आपको बताया कि देयर आर 3 पॉइंट, जो आप पॉइंट्स 2-3 बताए हैं उसी पे आंसर बन रहा है कि टॉप मैनेजमेंट शामिल होती है, लॉन्ग टर्म होती है, तो ये में वो यही कह रहा है। बी में अगर गौर करें वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है जो मैंने इधर कहा कि टेक्निकल मिडिल मैनेजमेंट से ताल्लुक होता है, शॉर्ट टर्म होता है। और तीसरे में जो कह रहा है कि प्रोडक्शन स्टाफ के मुतालिक होती है, तो उसका ताल्लुक डे टू डे एक्टिविटीज से, शॉर्ट टर्म होती है। तो ये आपको अभी तो बताया, ठीक है। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट में आप खुद देख लेंगे, सिंपल से ही टेक्निकल इंफॉर्मेशन इज, तो टेक्निकल इंफॉर्मेशन एज आई जस्ट सेड इट pertains to the middle management, इसका मिडिल मैनेजमेंट से ताल्लुक होता है, शॉर्ट टर्म होती है। तो आप देखिए ऑप्शन में से खुद फैसला कर लें क्या बन रही। पेपर में इस तरह नहीं आता, इन्होंने तो कॉपी पेस्ट किया हुआ ना, वही टोटे मिल गया, वही ठोक दिया उन्होंने। पेपर में थोड़ा सा घुमा के वो पूछेगा, लेकिन ये अगर आपका कॉन्सेप्ट बेसिक है तो इट्स ओके। अब उसमें तो बी में उसने वही किया जी, ए में वही चीज लिख दी है, बी में भी वही लिख दी है, तो क्या बदतमीजी है इसमें। फिर हमारा आंसर क्या? सर आप ना कोई इसमें एक हमारा सवाल ऐसा करें जैसे ना उधर पूछते हैं पेपर में,
पेपर में जो है ना, नहीं पेपर में असल में बात कॉन्सेप्ट की है ना, वो हद से हद ये करेगा जी, फर्ज किया एक जो है जी, मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा इदारा है, एक XYZ कंपनी है, उनके मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में उनकी जो है वो आउटलेट चल रहे हैं, और दे आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू आउटलेट इन राइट सपोज मुल्तान एरिया। ठीक है, वो चाह रहे हैं जी कि मतलब हम फर्ज के एम्पोरियम के स्टाइल की चीज वहां खोलें। तो ये उनका एक प्लान है कि वो तकरीबन जो है 4-5 साल में इसको मुकम्मल करना चाहते हैं। तो बताओ जी कौन सा प्लानिंग है, ये कौन सा लेवल है? स्ट्रैटेजी अगर क्या इसमें होगा? बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजी क्लियर क्या हो होगा? तो फिर जो मर्जी पूछे, सिनेरियो से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए। बट बी में हमारा जो 53 का आंसर क्या हमारा होगा, ये तो मतलब विदाउट सामने, सर ये आखिरी विदाउट जो नोइंग, क्योंकि दिस इज सॉर्ट ऑफ कॉपी पेस्ट ना। तो इसमें तो इट्स वेरी क्लियर कि ए स्ट्रेटेजिक, बी इज टैक्टिकल, सी इज ऑपरेशनल। एज ए सेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन कि उसी की अगर आप बुनियाद पे चलें तो आंसर आपको वैसे ही मिल जाएगा। तो इसमें फिर हमारा आंसर क्या बन गया, बी। यस सर। ठीक है, लेकिन इस तरह पेपर पूछते नहीं है, उन्होंने बिल्कुल ये देसी क्लास से पूछा हुआ। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता, तुक्का भी लगाएं, तो दे आर रिपीटिंग द सेम स्टफ, वही चीज खिलाई जा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑपरेशन लेवल इंफॉर्मेशन इज, फिर वही होंगी आगे कौन से हैं। इसमें उसका ए सी जो है। है ओ सर जी ऑप्शन strategic सी है इसका, वही स्टेप बाय स्टेप चलता आ रहा है। मान ले सर, गौर की मान ले। इस तरह, तो ये जाती है ना, दिस इज सी। नेक्स्ट का हो गया सी। और लास्ट देखें की क्वालिटीज ऑफ ए यूजफुल बिजनेस कम्युनिकेशन। या क्या वाले में फॉर्मूला आ रहे हैं। हाँ नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ कि दे डोंट आस्क क्वेश्चन दिस स्टाइल ना, थोड़ा सा स्टाइल बदलते हैं, लेकिन स्टाइल बदलने का कोई चक्कर नहीं। बात होती है एक चीज की अंडरस्टैंडिंग, अगर चीज क्लियर है तो फिर बंदा जो मर्जी उस सिचुएशन में बंदा कहते हैं कॉन्सेप्ट वही है। और ये इसी में लास्ट देखें, कंसेप्ट कहता है क्लियर कि होने चाहिए, चाहे याद हो ना हाँ, हो। लास्ट वाले का सही ऑप्शन है। यूजफुल बिजनेस कम्युनिकेशन की कहता है की जो है की क्वालिटीज या की फीचर्स क्या होनी चाहिए। अब आप देख लें इसमें वो क्या कह रहा है, जो भी चीज आप कम्युनिकेट करें वो क्या हो। इसको आप यूं कह लें जैसे आपके चैप्टर 2 में शायद उसने ये बात इसी तरह दी हुई है कि उसमें क्या कुछ हो। 50 आपका कौन सा 55 जी, आप कह रहे हैं सी आंसर है इसका। देखिए ना, मैंने आपको बताया था ये सारा बस हेर फेर है। वो आपसे कहता है जी कि जी। इसमें क्या जो है कि मतलब जो भी आप मतलब कोई चीज कम्युनिकेट करें तो वो उसमें क्या हो। तो हमने शायद कहीं बात की थी कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे उसमें क्या होना चाहिए, उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी ठीक है, हमने कहा था जी मुकम्मल होनी चाहिए। आपकी इंफॉर्मेशन उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, और उसमें जो है कंप्लीटनेस होनी चाहिए, वॉट एवर कम्युनिकेशन। ठीक है, उसमें कंप्लीटनेस होनी चाहिए। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स हमने लिखे थे ना। और मतलब तीसरा फर्ज के हम कहेंगे उसमें क्या उससे कहते हैं, कॉस्ट बेनिफिशियल होनी चाहिए कि जो भी मतलब आप चीज करते हैं बिजनेस में, तो उसमें कि जो भी फर्ज के आप कोई फैसला करते हैं, जरा बिजनेस की बात है, कॉस्ट बेनिफिशियल होनी चाहिए, कॉस्ट उसमें का नुकसान नहीं होना चाहिए। और जो है ये यूजर टारगेटेड जो है, कि जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, जिन लोगों को आप पकड़ रहे हैं, उनके मुतलका होनी चाहिए। फर्ज के एक चीज आप बनाते हैं, फर्ज के एक कभी नया जो है जी आईफोन क्या है ना आपका 12 प्रो आ गया जी, तो ये मतलब अगर वो मतलब इधर आम तबके में इसको प्रमोट करेंगे तो हम टारगेटेड तो नहीं है, लोगों की इतनी पसली नहीं है, उनके लिए बेकार है वो चीज। ठीक है, मैं कल ही हफीज सेंटर गया हुआ था, तो वहां उन्होंने जो मतलब 25 वाला लैपटॉप तो 40 में बेच रहे हैं, आग लगने के बाद उन्होंने नया काम शुरू कर दिया, तो उन्हें रेट्स को जीप टवाई फेर दी। ये चीजें होनी चाहिए, अगले को देख लें। अब जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें रेलेवेंस होनी चाहिए, रेलेवेंस होनी चाहिए, मुतलका बात अगर नहीं है तो ऑब्वियसली स्टफ नो यूज। रेलेवेंस होनी चाहिए, या वो चीज रेलेवेंट होनी चाहिए कह लें। और फिर हमने कहा जी, हमने कहा था वो अथॉरिटेटिव होनी चाहिए, कि जो भी इंफॉर्मेशन हो दैट शुड कम थ्रू सम सोर्स। अथॉरिटेटिव का मतलब ये है कि फर्ज क्या मैं कहता हूँ कि यार ये जो मैं कह रहा हूँ ये मैं नहीं कह रहा, ये तनवीर साहब कह रहे थे, तो ये अथॉरिटेटिव मतलब कोई पक्के सोर्स से आई है। ठीक है, और फिर जाहिर है टाइमली होना उसका, ये भी जरूरी है कि अगर एक इंफॉर्मेशन बर वक्त नहीं है,
ठीक है। ये कम्युनिकेशन वाली चीज जो है वो उसमें लिखा कि यूजफुल बिजनेस कम्युनिकेशन, तो उससे मुराद ये है कि मतलब जो भी हमने कहीं पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन में क्या कुछ होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टाइमली होनी चाहिए, तो वही आ गया बिजनेस कम्युनिकेशन टाइमली होना चाहिए। तो ये सब कुछ चीजें हम पहले भी कर चुके हैं। तो अब आप देख लें, इनको आप समझ लें कि फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कह लें कि इंफॉर्मेशन की फीचर, या फिर चैप्टर 2 में उन्होंने लिखा है इसका फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, या इसी को ही इज आस्किंग दिस क्वेश्चन इन स्लाइटली डिफरेंट स्टाइल। वो कह रहा है कि जो आपका है बिजनेस कम्युनिकेशन में यानी कि क्या आपकी होनी चाहिए क्वालिटीज, उसी ने यही बात थोड़ी घुमा के पूछ रहा है। तो यही चीजें होनी चाहिए, तो इसका मतलब सब कुछ होना चाहिए। सो आंसर इज, आंसर क्या बना फिर, ए एंड बी? हाँ, आंसर सी हुआ ना? इज इट फाइन और नॉट? ठीक है, हेलो जी तो सर इसका ठीक है। आंसर, इसका आंसर हुआ सी, गुड। तो इसलिए चीजों को थोड़ा सा ना, अब देखिए ये जो मैं इसको आप समझ लें, क्वालिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन कह लें, अब क्या? फीचर, यस सर। या इसको मतलब कह लीजिए कि जैसे उन्होंने पूछा कि क्वालिटीज ऑफ, वो कहते हैं यूजफुल बिजनेस कम्युनिकेशन, तो सेंस की बात है, यही चीजें होनी चाहिए। आगे चलें थोड़ा सा, ये कोर्स शुरू करवाएं। राइटिंग में देखिए, इसमें से 4-5 नंबर का सवाल आता है। ये किधर, इसकी एक्सरसाइज देखें, 7 चीज की हमने बात की हुई है, अगर आपको याद हो कुछ। यस सर की थी। किधर है 7 चीज की एक्सरसाइज? सामने सर 50 बार रिपीट करवा दें। हाँ क्या? सर 50 अब बार ना सर रिपीट वो करवा दें, राइटिंग 50 बार। हाँ तो राइटिंग में देखिए, तो उसकी एक्सरसाइज निकालें जरा, लेट्स 7 चीज के हवाले से एक्सरसाइज होगी, देखिए मुझे बताएं कहाँ। 76 70 सर 50 वाला रिपीट करवा दें। कौन सा? 5th 50 वाला? वाला एमसीक्यू। सर जी बच्चों वाले सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं ये लोग। यार गौर चुप कर जा। 50 में क्या था? कंफ्यूजन है उसमें कोई? हाँ 50 में यही था ना कि मैंने आपको बताया था कि उसमें 3 चीजें तो सही बन रही थी, ठीक है, कि आप कहते हैं इफेक्टिव इंटरनल कम्युनिकेशन का जो है वो फंक्शन क्या होता है, उसका काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन को फैलाना, टीमों को इनकरेज करना और कम्युनिकेशन मुतलका लोगों तक पहुंचाना, ये तो उसके क्लियर कट फंक्शन है। चौथा जो असल में फंक्शन नहीं बन रहा ना, कहता है जी अप्रोप्रिएट चैनल का इंतखाब करना, वो उसका ट्रू सेंस में फंक्शन नहीं बन रहा, इसलिए हमने कहा ये आंसर, ठीक है। पहले 3 तो क्लियर कट फंक्शन बन रहे हैं। अब आप देखें ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हो पेज नंबर 76। चलें इसको थोड़ा देख लेते हैं, इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, 7 चीज, ओके। पेज नंबर है आपका 76। चलें थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं जी। अब मैं नंबर 1 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर इन द 5W चेकलिस्ट। ये तो मतलब पेपर का बिल्कुल ही पक्का क्वेश्चन है ना जी। कहते हैं 5W की चेक लिस्ट जो है उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। तो 5W रिकॉल करें, 5W क्या थे? 5W क्या थे? ये असल में इट वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ, ये आपको बताया था कि 5W का ताल्लुक किससे है? कंप्लीटनेस से। 7 चीज में एक चीज थी कंप्लीटनेस, यस सर। वो उसमें जो ये था कि मतलब ये हमने बात की थी, बड़ी तफसील से की थी। तो कंप्लीटनेस का ताल्लुक था इससे 5W से, और 5W कौन से थे वो आप सबको पता ही है, कौन कौन से? Who, what, जी when, व्हाट, हाँ जैसे कॉमन सेंस की बात, व्हेन, हु, where, वेयर वेयर एंड व्हाई। और व्हाई, ये 5W, ठीक है। तो 7 चीज का कॉन्सेप्ट है या उसको रिपीट करने की जरूरत है? चलो थोड़ा सा साथ साथ रिपीट भी करते रहें, साथ पढ़ाते भी रहें। हाँ थोड़ा सा, अब थोड़ा थोड़ा करते जाते हैं जी। अब मैंने आपको बताया था कि उसमें 7 चीज में एक सी है व्हाट वी कॉल कंप्लीटनेस, ठीक है। तो कंप्लीटनेस का आपको बताया था, उसमें
इसका रूल क्या है कि हम कहेंगे ये चीज ये एक मतलब सीरीज में समझे पहला सी है फर्ज की, हमने 7 की बात की थी, इसमें 5 W's होते हैं और एक H होता है, 1 H और H से मुराद यहाँ है हाफ। कैसे? तो कहा जाता है जी अगर आप इफ यू स्टिक टू दिस 5-6 थिंग्स, ये 5 चीजें हो जाए, 5 W's हो जाए, एक H हो जाए, तो आप जो है वो चीज कंप्लीट होती है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें यहाँ वो क्वेश्चन कर रहा है कि मतलब इनमें से 5 W's की चेक लिस्ट में कौन से आते हैं। तो अब आप देख ली who, when, why, which, why, words and whichever one, E. why, where, when, what, words, वर्ड्स कहाँ से आ गए बीच? जी, इसका आंसर क्या होता है? सर इसका आंसर मुझे लग रहा है सी है। अब देखिए 5 W की चेकलिस्ट में कहते हैं कौन सी चीजें शामिल हैं। ही हैज नॉट गिवन 5 W, देयर आर जस्ट 4। सी बनता है ना, व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हाट। ये वर्ड शेड ये तो पता नहीं क्या लिखा हुआ बीच में, ये लिखने की गलती है मेरा ख्याल। तो इसमें आंसर इन्होंने मैं पागल है समझा हुआ है सर जी, ठीक हो गया। इन्होंने मैं पागल समझा। आगे देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने ही तुझे। हां ओके ओके सर जी गो और तेरे आखिरी ओके ओके प्लीज। सो द नेक्स्ट इज, सो आंसर वाज सी, पहले का आंसर वाज सी। लेट्स गो द नेक्स्ट वन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस अचीव कंसाइजनेस। हाँ अब देखिए ये आपसे पेपर में पूछता है, पहले आप इसको क्लियर कर लें दोबारा कि व्हाट वाज मेंट बाय कंसाइजनेस। क्या चीज इसके ज़हन में है? आपको बताया था कि मतलब हम अब जरा उसको थोड़ा समझ भी कर रहे हैं। CNCIS, कंसाइजनेस मींस मुख्तसरपन, इट मींस कम से कम अल्फाज में ज्यादा से ज्यादा बात, ये कंसाइजनेस होती है। तो आपको बड़ा क्लियर कट लिखवाया था, टू से द मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा बात करना, हाँ टू से द मैक्सिमम कि मतलब बात ज्यादा से ज्यादा करना और अल्फाज कम से कम। तो ये इसकी हल्की सी डेफिनेशन, से द मैक्सिमम इन द फ्यूएस्ट वर्ड्स, कम से कम अल्फाज में ज्यादा से ज्यादा बात। अल्फाज कम है और बात ज्यादा से ज्यादा हो रही है, ये कंसाइजनेस होती है कि एक बंदे ने एक बात एक सफे में लिखी है, दूसरे ने वही बात 2 जुमलों में कह दी। जैसे कोई स्कॉलर टाइप बंदा हो तो बात का वो 1-2 जुमले में आपको बता देता है कि बात असल में ये है, ठीक हो गया। अब यहाँ वो क्वेश्चन हमसे कर रहा है, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस अचीव कंसाइजनेस। कंसाइजनेस आ रही है, उसने मुख्तलिफ चीजें दी हुई हैं और कहते हैं इनको हम कैसे बदलें तो हम कहें ये चीज ज्यादा कंसाइज होगी। फर्ज किया नंबर ए में ही saying चेंज वी यूज टू वी मेक यूज ऑफ। कहता हमने बताना कि इसमें कंसाइजनेस किस में आ रही है। ओके यार 1 मिनट यार, excuse me सर, मैं उधर से फारिग हूँ, अगर 5वीं क्लास पे कहते हैं तो मैं हो सकती है। आप कहते थे ना 5 डेज तक अगर यही रूटीन रखें तो सोचे जैसे तो देखिए अगर आपका पोस्ट में कितना तो है तो अभी तो हाँ अब ये देखें कि आपका वो कितना रहता है उसके मुताबिक, और अब देखें आए तो करें ये वाला भी तो करें। ओके नेक्स्ट ओके। सो इज इट क्लियर? वो ही सेइंग कि मतलब क्या कह रहे हैं जी कि वो कहता है जी हम चेंज करें वी यूज टू वी मेक यूज ऑफ। पर कैसे समझ आ रहे हैं? कहता है अगर कहीं लिखा हुआ वी यूज तो हम इसको तब्दील के अगर लिखें कि वी मेक यूज ऑफ, तो आप क्या समझते हैं इसमें कंसाइजनेस आ रही है कि नहीं आ रही? इसमें तो नहीं आ रही जी इसमें तो नहीं आ रही, इसमें तो बल्कि वो चीज फैल रही है। ठीक, सेकंड को देखें, चेंज प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन फॉर टू ऑथेंटिकेट। इसमें आ रही है बी में वो कह रहे हैं कि प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन फॉर, इसकी बजाय कहते हैं सिर्फ एक लफ्ज इस्तेमाल करें ऑथेंटिकेट, इसमें आ रही है। तीसरे में करें चेंज करें आई बिलीव टू इट इज माई बिलीफ दैट, इसमें भी अल्फाज बढ़ रहे हैं
ठीक है ना, कंसाइजनेस नहीं आ रही बल्कि उल्ट हो रहा है। आई बिलीव मुक्सर था, आई बिलीव दैट लंबा है। और चेंज इंडिकेट्स दैट टू इज एन इंडिकेशन दैट, कहता है आप इंडिकेट को बदलें किसमें, इज एन इंडिकेशन दैट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें मतलब ये कि ए सी और डी में तो बात हो, पेपर में इस तरह के सवाल काफी आते हैं कि भाई फलां का जो है इसमें कौन सा ज्यादा कंसाइज है, किसमें कौन सा नहीं है, फलां है। तो इसमें फिर आप देखिए आंसर क्या बना, ये आंसर दे रहा है आपका, हाँ ये कह रहा है जी बी आंसर है, माशाल्लाह बी आंसर बन रहा है। सर बी है बन रहा है, बी ठीक है। सर। प्रोवाइड्स जी सर एक बात पूछनी थी, यस मसलन सर यानी कि कॉन्साइजनेस का आता है ना कोई सवाल, और हमें ये समझ नहीं आती कि इसका जवाब क्या बनेगा क्या नहीं। सर इसका एक तो हाँ। होता है ना कि यानी कि जो कॉन्साइज नहीं होते हैं उनमें वर्ड्स कम ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, और जो कॉन्साइज होते हैं उसमें वर्ड्स बहुत तो कम ये इस्तेमाल है होते ना, हैं। समझ जाने में आपने देखना ही है ना, ये जो मैंने यस बकवास सर। की ये क्या, से द जी मैक्सिमम इन द सर। फ्यूएस्ट पॉसिबल, कम नहीं से मैं कम अल्फाज में ज्यादा से ज्यादा बात, ठीक है। ये जिसने इन्होंने जितनी भी बातें की हैं उन्होंने थोड़ा उसको देखा ना, मसलन उसने लिखा है कि वी मेक यूज ऑफ, फर्स्ट के ये सब, वो कहता है जी इसको कंसाइज करके लिखें। तो आपने जैसे उन्होंने लिखा है जी कि वी यूज, तो हम कहते हैं वी यूज का भी मीनिंग तकरीबन वही है जो कि वी मेक यूज ऑफ के, लेकिन कंसाइजनेस ज्यादा है। तो इस तरह के सवाल आते हैं जी कंसाइज करके लिखें। तो इस लिहाज से यार आंसर इज बी। क्लियर, आंसर क्या हुआ हमारा, बी, ठीक हो गई। लेकिन इस तरह के सवाल आते हैं, वो कहता है जी या वो एक चीज को मतलब जो है वो बड़ी चीज को लिख देगा, मतलब जैसे ये है कहने से कंसाइज करके लिखें, ठीक है। या फर्ज के मतलब उसने ये लिखा और कहते हैं इसमें कौन सी क्वालिटी चल रही है, कौन सी मिसिंग है। फर्ज के कुछ में उसने काफी फैला के लिखा और कुछ में उसने बड़ा कंसाइज लिखा है, तो कहेगा जी कंसाइजनेस किस में है। इस तरह के सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओनली इंक्लूड्स नेगेटिव टर्म, जी कहते हैं इनमें से किस में सिर्फ जो है वो ये क्या बात नेगेटिव बातें हो रही हैं। ए में देखें, अनफेयर, ट्रबल, जेनरस, रिग्रेट, हैप्पी, लॉयल, ट्रबल, हेल्पलेस, रिजेक्ट, ट्रबल, प्लेयर, थैंक्स, अनहैप्पी, अनफेयर, रिग्रेट, अनफेवरेबल। तो कहते हैं इसमें मतलब कौन से इस तरह के सवाल में से नहीं आते, बल्कि कहते हैं कि बताएं इसमें नेगेटिविटी किस में चल रही है, इसमें सारी बातें नेगेटिव हो रही। ए से आप स्टार्ट कर लें। ए में अनफेयर, ट्रबल, रिग्रेट, ये तो नेगेटिव है, लेकिन जेनरस, ये काइंड होना ये पॉजिटिव चीज है, ए नहीं हो सकता। बी को देख लें, लॉयल, ट्रबल, हेल्पलेस, हैप्पी, हैप्पी पॉजिटिव चीज है। सी को देखें, रिजेक्ट, ट्रबल, प्लेयर, थैंक्स, इसमें प्लेयर फर्स्ट के पॉजिटिव है। तो फिर बात डी पे ही आ गई, अनहैप्पी, अनफेयर, रिग्रेट, अनफेवरेबल। इस तरह के सवाल तो इन्होंने खुद ही खड़का दिए कि एनीवे। तो यहाँ फिर आंसर हमारा क्या होना, डी। इसमें सारे जो है नेगेटिव टर्म्स हैं, ऑल द वर्ड्स आर शोइंग सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, आपको बताया किताब से पढ़ने का सिर्फ ये फायदा होता है कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज किताब में सिर्फ इतने सवाल पूछता नहीं है, सवाल वो चलते फिरते ही पूछता है जिसमें आपको सेंस होनी चाहिए उस चीज। और मैंने आपको पहले भी बताया कि लड़के ही बल्कि बता रहे थे जो भी देखे आए हैं, जो मेरी खासतौर पर बीसी की मैंने आखिरी 3 वीडियो डाली थी, सीए बीसी ऑल चैप्टर्स पार्ट 1 2 3, वो याद से आपने देखनी है, पेपर से पहले भी अभी बेशक देख ले। तो कह रहे हैं जी उसकी बुनियाद पे ही पर्चा हल हो जाता है। ठीक, आगे देखिए वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस प्रोवाइड्स द मोस्ट क्लैरिटी, जी कहता है इनमें से कौन से फ्रेज में क्लैरिटी है। तो जैसे हमने कहा कि कंप्लीटनेस जो है इट इज वन ऑफ द सीज, 7 सीज में से एक है। इस तरह हमने दूसरा सी अभी बात की इसकी कंसाइजनेस की, तो इसी तरह तीसरा सी जो इनके हिसाब से ले लेते हैं वो है क्लैरिटी। तो क्लैरिटी का मतलब है कि थिंग शुड बी क्लियर, जो भी आप किसी को मैसेज देते हैं वो क्लियर हो, कि अगले को समझने में मुश्किल ना हो, सादा सा हो, ठीक है, पेचीदा ना हो, उसका थीम क्लियर हो। तो ये है क्लैरिटी मीन्स थिंग शुड बी। और मैंने शायद आपको बताया था कि क्लैरिटी एक्चुअली इट इज सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल दैट। बाकी चीज होंगे तो ये सी पैदा होगी, बाकी चीज होंगे तो एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल दैट वो चीज क्लियर होगी। हम कहते हैं हाँ जी जो बात है बिल्कुल क्लियर है, इसमें मतलब कंसाइज भी है, कंप्लीट भी है, मैसेज भी क्लियर है। तो वर्ड यहाँ हमारा क्वेश्चन ये है
वो कह रहा है कि इसमें से सबसे ज्यादा क्लैरिटी किस में है, ये 4-5 उसने दी हैं। कह रहा है विल स्पीक इमीडिएटली आफ्टर द मीटिंग। कहते ये बात क्लियर है। द रीजन डिटर इज हिथरटू अननोन। रीजन डिटर का मतलब होता है किसी चीज की रीजन, रीजन डिटर, और हिथरटू का मतलब होता है अप टिल नाउ, अभी तक। तो कहते हैं इस चीज की वजह अभी तक नामालूम है। तीसरे में कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट विल बी सेंट शॉर्टली। और चौथे में कह रहा है रिम्यूनरेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी सिरका मार्केट रेट। फिर जो आपको यानी कि माली फायदा दिया जाएगा वो माली रेट के हिसाब से दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन ये कर रहा है आपसे, इनमें से कौन सा जो है वो क्या कहते हैं जी, क्योंकि इसमें मतलब ये है कि क्लैरिटी ज्यादा है कि वो मैसेज और आप कह ये बात पढ़ के हमें समझ आ रही है कि क्या है जी। अब आप देखें इसमें पहली तो इन्होंने ये बोंगी मारी है कि इन्होंने लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस, क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा फ्रेज जो है जिसमें क्लैरिटी है। ठीक है, तो अगर आप ए को देखें तो ए फ्रेज तो है ही नहीं है, ए तो क्लॉज, वी विल स्पीक इमीडिएटली आफ्टर द मीटिंग। ठीक है, जो नंबर 1 है वो उसमें फ्रेज नहीं, वो क्लॉज है, पूरा जुमला आप देख लें। तो ये टेक्निकली मतलब क्वेश्चन गलत किया हुआ है, पर हम उस बात को छोड़ देते हैं, हम इसको इस तरह ले लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द मोस्ट क्लैरिटी, इनमें से किस में क्लैरिटी ज्यादा है। अब आप बताएं कि इसमें बी और सी में तो आप देख रहे हैं कि अल्फाज ही इतने मुश्किल हैं कि बंदा कहता है ये तो पता नहीं क्या लिखा हुआ। ठीक, नहीं बी और डी में, तो ए और सी में आप देख लें कि क्लैरिटी मतलब किस में ज्यादा है कि आप उस चीज को पढ़ के हम यानी बात समझ आ गई जी, मैसेज क्लियर है। सर ए में होना चाहिए वैसे। आप कहते हैं ए होना चाहिए, ए में वो कह रहा है कि ऑप्शन वी ए विल सर। स्पीक आफ्टर द मीटिंग, और उसमें सी में कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट विल बी सेंट शॉर्टली। हाँ, अब देखिए ना सी में मतलब वो बात तो वैसे क्लियर है, ठीक है, और अगर आप ये देखें ना, पर इस तरह का तो हमारे मसले हैं ना कि ये इन्होंने लिखा फ्रेजेस, इनमें एक भी फ्रेज नहीं है, जितने भी उन्होंने दिए हैं सारी क्लॉजेज हैं। अल्लाह ही अल्लाह। पर इसमें मतलब ये कि हम कहते हैं जी सी में भी बात क्लियर है, लेकिन सी में इट्स नॉट क्लियर कि मतलब कि उससे शॉर्टली से क्या मुराद है। मैं कहता मैं आपको पैसे दे दूंगा जैसे अनकरीब, ये तो पाकिस्तानी ला रहा हुआ है, बस जल्दी दे दूंगा, जल्दी तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पता पेमेंट, गड़बड़ी। हाँ, तो ए में वो कह रहा है वी विल स्पीक इमीडिएटली आफ्टर मीटिंग, तो इसमें क्लियर है जी कि लेक्चर के बाद हम बात करेंगे या मीटिंग के बाद। सो आंसर इज ए। ठीक हो गया। अच्छा बोल रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट उसमें वही है ना कि थोड़ी सी गैर वाज़ेह ही हुआ ना कि पेमेंट की जो स्टेटमेंट है वो हम आपको जल्दी दे देंगे, तो ये इसमें थोड़ी सी इतना क्लियर तो नहीं है ना। ए में तो वो कह रहे हैं जी हम फौरन जो है मीटिंग फौरन बाद मिलेंगे। ठीक है, सो आंसर इज ए। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में चीज के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स अ लेस फॉर्मल अल्टरनेटिव, कहते हैं इनमें से कौन सा कम फॉर्मल अल्टरनेटिव है। उसने यानी कि कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इंस्टेड ऑफ ट्राई, यूज, एंडेवर, इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल पूछता है पेपर में। कहते हैं इनमें से बताएं कि लेस फॉर्मल कौन सा है, कि ट्राई की बजाय एंडेवर इस्तेमाल करें। एंडेवर होता है तो किसी के लिए एफर्ट करना। ये बात सही है कि गलत है? हमने क्या करना है, लेस फॉर्मल को पकड़ना है, यानी कि जो थोड़ा सा आम फहम हो कि आम बंदा भी उसको जानता हो। तो जाहिर है इंस्टेड ऑफ ट्राई, पर इसके ट्राई की बजाय अगर हम एंडेवर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो ये लेस फॉर्मल तो ना हुई, तो हमने वी हैव मेड दैट अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड, ये तो हमने उसको थोड़ा मुश्किल कर दिया। हम कहते हैं ये तो नहीं हो सकता कि ट्राई की बजाय एंडेवर इस्तेमाल करें, ये लेस फॉर्मल तो ना हो, तो बल्कि मोर फॉर्मल। इंस्टेड ऑफ फाइंड आउट यूज सर्टेन, फाइंड की बजाय कहते हैं सर्टेन का लफ्ज इस्तेमाल करें। सर्टेन होता है किसी का तयन करना, उसको ठीक है ना, उसको अंदाजा लगाना कि वो चीज कितनी है। तो जाहिर है फाइंड फिर भी आम लफ्ज है, सर्टेन थोड़ा सा फॉर्मल है, ये भी नहीं हो सकता। इंस्टेड ऑफ इंटेरोगेट यूज क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा देखें, ये कोई सेंस बन रही है कि इंटेरोगेट की बजाय कहते हैं क्वेश्चन का लफ्ज इस्तेमाल करें। क्वेश्चन समझ आ रहा है ना, तो ये थोड़ा सा ज़हन कह रहा है कि इंटेरोगेट थोड़ा सा अनकॉमन है, क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल कॉमन है। तो आई थिंक दिस शुड बी द आंसर।
आंसर हमारा यही होना चाहिए। वेल डी को फिर भी देख लेते हैं, इवन इफ यू आर 100% श्योर कि फलान चीज है तो फिर भी सारे को देख लिया करो। इंस्टेड ऑफ थिंक यूज डीम। डीम का मतलब ये होता है मतलब लगना, महसूस होना। फर्स्ट के मैं कहता हूँ एक डीम्स फिट, इसका मतलब ये चीज ठीक लगती है या हाँ अच्छी महसूस होती है, फिट महसूस होती है। तो कहता है थिंक की बजाय डीम का लफ्ज इस्तेमाल करें। तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो मुश्किल कर रहा है उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास आंसर एक ही है, दैट इज सी। इंस्टेड ऑफ interrogate use question, so answer is C. Clear? और क्लियर है? इज इट? सब सोए हुए, मैं अकेला ही लगा हूँ। ओके इट्स ओके। जी सर जी क्लियर है। सर हम जाग रहे हैं, हम ओके नहीं ओके सोते। यस आदि नहीं लेकिन मैं सर जी। लेकिन सर जी आपने नाश्ता नहीं किया। ओके ओके, टाइम इज फ्लीटिंग अवे, सो प्लीज। Question number 6 is the effectiveness of communication can be understood from the dash. कहते हैं कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं किस बुनियाद पर? 7 principles of communication, 7 C's of effective communication, understanding principles of completeness, appreciating the need of the sender and recipient. तो कहता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम समझ सकते हैं बेहतर किस बुनियाद पर, अगर हम किस चीज को समझ लें। तो ये तो अब अंधे को भी नजर आ रहा है कि मतलब वो क्या खुद ही कहता है कि अगर 7 C's को आप समझ लें तो आपका कम्युनिकेशन जो है वैसे ही आपको बताया था इफेक्टिव हो जाता है। तो इसका आंसर फिर होना चाहिए बी, कि मतलब अगर हम 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन समझ गए तो इट मीन्स हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी समझ आ गई। ठीक है ना? तो इसलिए यही जो है, बाकी तो छोटी छोटी बातें हैं ना, कंप्लीटनेस को समझें, सेंडर और उसको फलां को समझें, वो तो एक एक पहलू की बात कर रहा है। तो इफ यू डू अंडरस्टैंड 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन तो ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन प्रोसेस एज अ होल। ओके ठीक है। बी 7 को देखें। 7 में ही saying what? In order to ensure completeness in the message, consideration should be given to. कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि मैसेज कंप्लीट हो तो किस बात, इस टाइप के सवाल आते हैं, ये जो हम कर रहे हैं इस टाइप के सवाल काफी आते हैं। तो कहता है आप किस चीज को कंसिडर करेंगे, किस चीज को यानी कि जहन में रखेंगे कंप्लीटनेस के लिए। ऑप्शंस हैं रिलेशनशिप ऑफ द रिसिपिएंट एंड द कंटेंट ऑफ द मैसेज, मेक श्योर ऑल द इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड, 5W checklist, who, what, where, why, when, and summarizing maximum information in minimum words. कहता है if you want to ensure completeness, आप चाहते हैं एक चीज कंप्लीट हो, तो कहता है आप किस चीज को करेंगे। तो वैसे तो सारी बातें तकरीबन ठीक है, लेकिन हाँ तो हम जाहिर कहते हैं जी मतलब इसमें टेक्निकल अंदाज से अभी हमने बात की थी कि अगर आप 5W का पता है, ठीक है, और एक एज का पता है, तो हम कहते हैं वो कंप्लीटनेस खुद हो जाए। तो फिर आउट ऑफ द गिवन आंसर हमारा क्या बना? सी। बाकी जनरल से है ना, फर्ज के वो कहता है जी कि कंटेंट ऑफ द मैसेज को देखें, वो ठीक है, और ये मतलब इंफॉर्मेशन जो है इस चीज को श्योर करे कि इंफॉर्मेशन सारी शामिल हो। अब सारी से क्या मुराद है? 5W मतलब वो ये चीज क्लियर करता है ना कि वो चीज जो है वो क्या हो, उसमें हु भी शामिल हो, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, सब कुछ ठीक। फिर इसका आंसर इज सी। सर नाश्ता नहीं देखिए करना। इसमें हमारे जवाब आपस में मिल रहे हैं, क़यामत की निशानी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लें, अप टू 10 देख लेते हैं। अ कंप्लीट मैसेज विल इंक्लूड द फॉलोइंग फीचर, चूज ऑल दैट अप्लाई। कंप्लीट मैसेज में कहता है फलां चीजें होंगी, कौन कौन सी होंगी? ए से स्टार्ट करें, प्रोवाइड्स ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी। बी में कहते हैं एंटिसिपेट्स द रेसिपिएंट्स रिस्पॉन्सेज एंड रिड्यूसेस द सब्सिक्वेंट कम्युनिकेशन। सी में कहता है परसुएसिव स्टाइल, और डी में कह रहा है addresses all the questions previously raised or preempt the questions of the reader। थोड़ा गौर करके देखते हैं बात करना। मैंने आपको पहले भी बताया कि सारा फड्डा आखिरी 2 में जाके होता है, ठीक है, आखिरी 2 में जाके सारी गड़बड़ होती है। तो अब आप देखिए इसमें आंसर क्या है। जो डी लग कहता रहा है है इनमें से कौन कौन सी चीजें, कहता है उसने ये भी नहीं कहा, आप सवाल ही गौर स्टाइल से पूछ रहे हैं, जो अप्लाई होंगी जी। ए होगा सर जी सारी, ए भी है, बी भी है और डी भी है, तीनों चीजें होंगी। हाँ देखिए सारी इंफॉर्मेशन देना ठीक है, और जो आपने सर, वैसे ये वैसे डी में सब कुछ ही आता है।
हाँ, अब इसमें देखो ना, उसमें क्वेश्चन को समझे ना। पेपर में तो आमतौर पे ही आस्क यू टू टेक वन, वो ये कहते हैं ए है, बी है, सी है, ऐसे ही है ना जी सर। पेपर में। तो अगर वैसे जैसे इसने पूछेगा चूज ऑल दैट अप्लाई, तो इसमें तो मतलब ये सवाल ही और ढंग से कर रहे हैं ना। इसका मतलब ये है कि दो ए है, बी है, ये सारी हैं। तो इस एंगल से तो हम इसमें कई चीजों को शामिल कर सकते हैं, ठीक है। कि मतलब ये कि बी को भी और ए को भी और डी को भी। लेकिन पेपर में आमतौर पर इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा। पेपर में तो द वे दे डू आस्क को किस तरह पूछते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। वो ये तो नहीं पूछता नहीं सारी अप्लाई करें। तो वो आमतौर पर फिर वो कहेगा जी कि अगर एक इनमें से कौन सा, तो एक का इसका जो आंसर है फिर ये बनता है डी। चूज एड्रेस ऑल द क्वेश्चन प्रीवियसली रेज्ड। यस सर। जो आपसे पहले सवाल पूछे गए हैं उन सब का आप जवाब दें। और प्रीएम्प्ट का मतलब होता है पहले से कोई चीज हथियार लेना, पहले से कोई चीज रोक लेना, प्रीएम्प्ट, ठीक है। पहले से, फर्ज के मैं कहता हूँ पहले से रोक लेना या पहले से कोई गड़बड़ कर देना, लफ्ज़ी मतलब ये। हम कहते हैं जी 5 लाख की रकम में से उसने 2 लाख तो प्रीएम्प्ट कर लिए, यानी उसने पहले ही किसी को खींची मीची कर दी, आगे पीछे कर दी। लेकिन यहाँ प्रीएम्प्ट से मुराद है रोकना, द क्वेश्चन ऑफ द सेंडर। तो कहते हैं पिछले जो मतलब ये है क्वेश्चन पूछेंगे उनका भी जवाब दें, और जो मतलब आप समझते हैं कि वो सेंडर या क्लाइंट आपका कोई क्वेश्चन पूछ सकता है बाद में, उसको भी रोकें। तो अगर आप याद करें, मैंने आपको क्लास में बड़ा क्लियरली बताया था कि कंप्लीटनेस में यू हैव टू आंसर ऑल द स्टेटेड एंड अनस्टेटेड क्वेश्चन। जो बातें पूछी गई हैं उनका भी आपने जवाब देना है, और जो बातें नहीं पूछी गई उनका भी जवाब देना। तो स्टेटेड से मुराद तो ये है कि जो मैंने पहले से पूछा, और अनस्टेटेड से मुराद यहाँ ये जो प्रीएम्प्ट की जो बात कर रहे हैं ना, कि पहले से मतलब जो है आप उस चीज को रोक लें, कि ताकि मतलब एक बंदे ने ये चीज नहीं भी पूछी है उसको पहले ही गाइड कर दे, उसको पता लगता है, ठीक। तो अगर हम ए बी सी डी में से मतलब लें एक, तो फिर यहाँ आंसर बनता है डी। ओके, तो चूज ऑल दैट अप्लाई, तो लूट मची। 9 को देखें, कंसाइजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन, इट कैन बी अचीव्ड बाय। कहते हैं कंसाइजनेस बड़ी अहम होती है और इसको हम अचीव कर सकते हैं कैसे? बाय अवॉइडिंग वर्बोसिटी, यूजिंग बुलेट पॉइंट्स, cutting down on the information, keeping it to bare minimum, including only relevant information without forging the other C's। अब ये सवाल भी थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें थोड़ा सा ना वो ये कि आखिरी 2 में बेचा पड़ेगा। कहते हैं कंसाइजनेस के लिए ये है कि वर्बोसिटी को अवॉइड करें। तो वर्बोसिटी मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है कि मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल। तो ये तो द यूज ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, तो ये तो ठीक है, इससे बचें। यूजिंग यू हैव बुलेट पॉइंट्स, इसका कुछ से तो ऐसा ताल्लुक नहीं है। सी को देखें, कटिंग डाउन ऑन द इंफॉर्मेशन, कीपिंग इट टू बेयर मिनिमम। कहते हैं इंफॉर्मेशन को आप कट कर दें और कम से कम उसको रखें। हाँ, अब इंफॉर्मेशन को कट करने का मतलब कंसाइजनेस ये तो नहीं है कि आपने जो इंफॉर्मेशन देनी आप उसको इतना मुख्तसर कर दें कोई चीज ना पहुंचे। जी सर। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन आपने कम नहीं रखनी, आपने अल्फाज का इस्तेमाल कम से कम करना है। और डी में देखें वगैरह, इंक्लूडिंग ओनली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन विदाउट फॉर्जिंग द अदर 7 C's। डी बेस्ट। तो कहता कंसाइजनेस के लिए कि मुतल्लिका इंफॉर्मेशन दें सर। और दूसरे चीज की कीमत पे नहीं। आपको बताया था कि मुतल्लिका इंफॉर्मेशन दें मुख्तसर अल्फाज में, लेकिन नॉट विदाउट फॉर्जिंग। फॉर्ज से यहाँ मुराद है कुर्बान करना। कहता कोई दूसरा चीज कुर्बान ना हो, यानी कि ये नहीं कि आपने एक चीज को इतना मुख्तसर कर दिया, फर्स्ट टाइम आज मुख्तसर सा लेक्चर होगा तो उसमें लेक्चर में आपको समझ ही कुछ ना है। ठीक है, बहरहाल फिर इसका आंसर क्या बना? डेल्टा। जी डेल्टा, शाबाश। और लास्ट देख लें, ही सही। सर ये ना ये वर्बोसिटी बता दें, बेसिकली नेट लग गया था, क्या मतलब है? वर्बोसिटी का लफ्ज़ी मतलब है, आपको बताया था, आप जरा थोड़ा होश में रहना करें। सर वो मैं नेट लग गया था। अच्छा, वर्बोस का मतलब होता है डिफिकल्ट, हैवी। हम कहते हैं ना से बड़े वर्बोस वर्ड इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मुश्किल। तो वर्बोसिटी मींस द यूज ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल। वर्बोसिटी में कि आप एक आम सी बात करनी है और आप उसको जो है वो बड़े मोटे मोटे अल्फाज हैवी से लगा रहे हैं, तो जाहिर है ये तो कंसाइजनेस के खिलाफ ही है ना।
एक बंदे को मतलब ये मोटे अल्फाज लगाएंगे तो वो चीज तो फैलेगी ना, या मतलब उसमें कंफ्यूजन फैलेगा। तो वर्ण इसलिए कहते हैं इससे बचना है। तो वर्ण हमारा आंसर था डी। और लास्ट देख लें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंसाइज मैसेज। कहते हैं कंसाइज मैसेज की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अवॉइड्स कंसाइज मैसेज की यानी कंसाइजनेस की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अवॉइड्स अननेसेसरी रेपिटेशन, है। तो ये जो है उसकी जाहिर है। कर्ट एंड टू द पॉइंट, कर्ट का मतलब होता है जैसे बड़ी नफी तुली कि आप बड़ी तल का बात करें, ये तो ठीक है। आगे क्या करें, अवॉइड पैसिव वॉइस, ये पसीने के सवाल। आगे क्या करें, अवॉइड, देखें क्या है, लॉन्ग इंट्रोडक्शन हाईलाइट्स द मेन मैसेज। तो कहते हैं इनमें से कौन सी कंसाइज मैसेज की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नहीं है। ये तो है, बी बी भी है ना भाई, बी भी है। कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो हमने कहा कौन सी नहीं है। और इसमें डी में कह रहा है कि अवॉइड यूजिंग इंट्रोडक्शन एंड हाईलाइट्स द मेन मैसेज, कि लंबी चौड़ी कहानी नहीं बल्कि आप जब मेन बात करते हैं, ये भी है। तो फिर आगे पीछे एक ही मोंगी रह गया कि वॉइस पैसिव वॉइस। तो इसका आंसर क्या होगा ना, चार्ली। इसका आंसर वो कह रहे हैं, इसका आंसर है बी। माशाल्लाह, इसका आंसर बी कहां से आ गया। हाँ देखिए ना, ये तो मसाइल है भाई। बी तो वो हाँ वो ये कह रहे होगा भाई, कि बी तो हो ही नहीं सकता। क्या सर, ये भी है। बी तो हो ही नहीं सकता ना। क्वेश्चन ये कि इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो कर्ट सर टू द पॉइंट होने का तो मतलब ही है कि कंसाइज। तो बी तो हो ही नहीं सकता ना। इसका आंसर बन रहा है सी, क्योंकि मतलब ये कि इसका ताल्लुक उससे नहीं है। ठीक है, बाकी जो है अननेसेसरी रेपिटेशन से बचें, जाहिर कंसाइज होगा। कर्ट एंड टू द पॉइंट बात करें तो ये ठीक है, और लंबे चौड़े इंट्रोडक्शन से बचें, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर है, फिर आगे आंसर गलत हो गया। मैं गलत देख रहा हूँ। 10 का कह रहा है बी, हालांकि 10 का आंसर बन रहा है सी। ठीक है जी, चले बस, मुझे माने खाना शाना खाएं और मुझे भी खाने दें। ओके डियर, सर ये आप नाश्ता कर लें और please। सम आइडिया। ओके सर हाँ? जी, अल्लाह सर, हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू वेरी मच। सर नाश्ता भी कर लीजिए। इंशाल्लाह सी यू। ओके सर। तो मतलब मुमकिन है, अल्लाह मतलब ये हाफिज। हमारी बाकी क्लासेस 4 डेज हो रही है, 5 डेज हो रही है। सर हमारी 5 डेज होती हैं बस, बाकी भी 6 डेज। हाँ, तो शायद बीच की भी मुमकिन है 5 डेज में। सर से पूछ के फिर बताऊंगा आपको। ठीक है, ओके, बेसिक्स की थैंक यू 10 वेरी डेज हो मच। रही हैं, सुबह भी होती है, दोपहर में भी होती है। ठीक हो। जी सर जी, ओके सर जी, अल्लाह ओके हाफिज। This conference will now be recorded.